प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हम ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में जानी। इसके अंतर्गत हमने क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस तथा एकक कोशिका के बारे में जाने। तो आइए हम जानते हैं कि एकक कोशिका होता है, उस एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों का हम निर्धारण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हमने जो एकक कोशिका लिया था वो हमने घन के आकार का लिया था, अर्थात एकक कोशिका को हमने घन के रूप में या फिर घनीय संकुल के रूप में लिया गया था। तो हम आइए देखते हैं एकक कोशिका। तो हम मानते हैं आपका यह एकक कोशिका है। इस प्रकार से आपका एकक कोशिका हो गया। तो हमने बताया था जो एकक कोशिका है वो आपके दो प्रकार से थे, पहला सरल घनी एकक कोशिका और दूसरा अंतर केंद्रित एकक कोशिका। दो प्रकार से एकक कोशिकाएं थे। तो अगर हम सरल घनी एकक कोशिका के लिए बात करें तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो अवयवी कण होते हैं सिर्फ कहते हैं घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो अगर हम इस प्रकार देखें तो इस प्रकार से कोनों पर अवयवी कण स्थित होंगे। तो हम देख रहे हैं कि कुल 8 अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार जो कुल अवयवी कण हैं एकक कोशिका में वह 8 अवयवी कण हैं, अर्थात 8 अवयवी कणों से मिलकर एक एकक कोशिका का निर्माण होता है। तो एकक कोशिका अगर हम एक अवयवी कण की सहभागिता बात करें तो सहभागिता मतलब कि इसका पूरे क्रिस्टल में कौन सा स्थान होगा। तो एक क्रिस्टल है तो इसका जो पूरे क्रिस्टल में स्थान होगा वह 1/8वां स्थान होगा। अर्थात कहा जाता है तो कोने पर स्थित एक अवयवी कण का, कोने पर स्थित एक अवयवी कण का क्रिस्टल में सहभागिता 1/8 होगा। अर्थात कोनों पर स्थित अवयवी कण का क्रिस्टल में क्रिस्टल में 1/8वां भाग होगा। अर्थात एक अवयवी कण की बात करें तो उसका पूरे क्रिस्टल में कितना स्थान होगा, 1/8वां भाग होगा। अगर हम इसके अलावा हमने पढ़ा था केंद्रित एकक कोशिका। तो केंद्रीय एकक कोशिका हमने 3 प्रकार से एकक कोशिकाएं पढ़ी थी। इसमें था हमारा फलक था, अंतर केंद्रित था और हमारा अंत्य केंद्रित था। तो हम देखते हैं फलक वाले में क्या होता है। तो फलक में हमने बताया था कि जो अवयवी कण होते हैं वह कोने के अतिरिक्त क्या होते हैं, फलक पर स्थित होते हैं। तो हमने बताया था जो फलक एकक कोशिका होता है उसमें आपके 6 फलक होते हैं। इस प्रकार देखिए, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक और 4 फलक। अब देखिए एक सामने वाला फलक इधर होगा और एक तो इसके क्या होगा, पीछे होगा फलक यह होगा। तो देख रहे हैं कि जो एकक कोशिका है इसमें 6 फलक होते हैं और जो 6 फलक होते हैं अगर इसमें से हम एक फलक की बात करें और एक फलक पर सिर्फ एक ही अवयवी कण स्थित होंगे। अगर एक अवयवी कण स्थित है तो अगर हम इसके सहभागिता की बात करें तो ये जो एक अवयवी कण स्थित होगा वह 2 एकक कोशिकाओं के मध्य में स्थित होगा। जो एक अवयवी कण है वह 2 एकक कोशिकाओं, अर्थात मान लेते हैं एकक कोशिका है और यहाँ पर यह इसका फलक है और यहाँ पर एक अवयवी कण स्थित इस प्रकार। अगर हम एक एकक कोशिका इस प्रकार और के तो यह जो अवयवी कण होगा यह 2 एकक कोशिकाओं के मध्य में सहभागित होगा। अर्थात इस अवयवी कण का क्रिस्टल में स्थान कितना होगा, 1/2 होगा। एक अवयवी कण है और 2 क्रिस्टलों के मध्य में सहभागित है तो इसका स्थान कितना होगा, 1/2 ही होगा ना। तो फलक पर स्थित एक अवयवी कण का क्रिस्टल में 1/2 स्थान होगा।
अर्थात जो फलक पे स्थित होंगे अविकर्ण उनका क्रिस्टल में स्थान 1/2 होगा। अगर हम बात करते हैं यह अवयवी कण जो होता है वह फलक पर न स्थित होकर किसी एक कोर, कोर मतलब क्या होता है, ये जो अच्छी लंबाई होती है, ये जो इसकी लंबाई होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई अवयवी कण क्या इस कोर पर स्थित हो या कहे अच्छी लंबाई पर क्या हो स्थित हो। अब देखिए ये जो अवयवी कण क्या है इस कोर पर स्थित है, तो अब यह अवयवी कण क्या होगा, 4 एकक कोशिकाओं से सहभागित होगा। अर्थात इस अवयवी कण के लिए हम इसके लिए सिर्फ पर्सनल इसके लिए अगर हम बात करें क्रिस्टल में सहभागिता, तो ये 4 एकक कोशिकाओं से सहभागित है। अर्थात इसका क्या होगा, एक क्रिस्टल के साथ सहभागिता 1/4 होगी। अर्थात कहा जाए कोर पर, कोर या कोरों पर उपस्थित एक अवयवी कण का क्रिस्टल में स्थान 1/4 भाग होगा, 1/4 स्थान होगा। अब बात करते हैं यदि अवयवी कण क्या हो इसके केंद्र में स्थित हो, अर्थात अवयवी कण इसके बीच में स्थित हो, न तो कोने पर स्थित हो, न तो फलक पर स्थित हो, न तो उसके कोई अच्छी लंबाई पर स्थित हो, तो क्या करते हैं वो अवयवी कण क्या उसके केंद्र में स्थित हो। अगर अवयवी कण केंद्र में स्थित होता है तो वह किसी अवयवी कण या फिर किसी एकक कोशिका के साथ सहभागित नहीं होता है, तो कहा जाता है जो इसके केंद्र में स्थित होता है, अर्थात किसी भी क्रिस्टल के केंद्र में जितने भी अवयवी कण स्थित होंगे उसी का किसी क्रिस्टल के साथ सहभागिता नहीं होगी, अर्थात उसका स्थान 1 होगा। तो कहा जाए केंद्र में उपस्थित, केंद्र में उपस्थित, केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का क्रिस्टल में सहभागिता क्या थी, 1 होती है। तो हमने देखा अगर कोई अवयवी कण क्या हो उसके कोनों पर स्थित हो तो क्या उसकी सहभागिता 1/8 होती है। अगर वो क्या फलक पर स्थित हो उसकी सहभागिता 1/2 होती है। अगर वो क्या अच्छी लंबाई पर स्थित हो तो उसकी सहभागिता 1/4 होती है। अगर कोई अवयवी क्या उसके केंद्र में स्थित हो उसकी सहभागिता 1 होती है। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, एकक कोशिकाओं में कुल अवयवी कणों की संख्या याद करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एकक कोशिकाओं में कुल अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण हम किस प्रकार किए, तो हम देखते हैं कि जो एकक कोशिका में 2 प्रकार से पढ़ा था। पहला था सरल और दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। तो पहला हम देखते हैं सरल एकक कोशिका या सरल घनी एकक कोशिका में कुल कितने अवयवी कण होते हैं। इसमें हमारा पहला है सरल घनी एकक कोशिका। इसमें हमारा पहला है सरल घनीय एकक कोशिका। तो कल हमने इसके बारे में जाना था, अपनी वीडियो इसमें हमने देखा था कि जो सरल घनीय एकक कोशिका होती है इसमें जो 8 अवयवी कण होते हैं वह घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। अर्थात इस प्रकार से अगर हम क्रिस्टल बना लें तो क्रिस्टल में जो अवयवी कण होंगे वह क्या होंगे, सिर्फ कोनों पर स्थित होंगे। अर्थात कोनों मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए कि सरल घन में क्या होते हैं, अवयवी कण सिर्फ कोनों पर स्थित होते हैं। तो हमने एकक कोशिका के अवयवी कणों में देखा था कि जो एक अवयवी कण है उसका क्रिस्टल में सहभागिता 1/8 होता है। अर्थात एक अवयवी कण के लिए क्रिस्टल में सहभागिता 1/8 होती है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें कुल 8 अवयवी कण हैं। तो गुणे कितना होगा, 8, अर्थात 1। अर्थात कहा जाए कि जो सरल घनी एकक कोशिका होती है
इनमें कुल अवयवी कणों की संख्या आपकी 1 होती है। और दूसरा हमारा है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा है हमारा, तो इसको हम अंतः जो केंद्रित एकक कोशिका होती है इसको हम केंद्रित घनी एकक कोशिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अंतः या फिर फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो अब देखिए फलक केंद्रित एकक कोशिका होता क्या है। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में बताया गया था कि जो अविकल के कोनों के अतिरिक्त घन के कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों पर उपस्थित होते हैं। तो 6 फलक क्या होंगे, यहाँ एक होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ और एक तो क्या होगा इसके सामने होगा और एक इसके पीछे होगा। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 अविकल हो गए। तो हम जानते हैं जो कोनों पर स्थित अविकल होते हैं इनकी सहभागिता 1/8 होती है। तो इनकी सहभागिता 1/8 होती है। और कोनों पर कितने अविकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात कोनों पर कितने अविकल हैं, 8 अविकल हैं। अर्थात क्या होंगे 8। ये कोनों के लिए हो गया। और दूसरा हमारा है फलक के लिए। तो फलक के देखते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं। और फलक पर उपस्थित एक अविकल का योगदान कितना होता है, 1/2। तो प्लस एक अविकल का योगदान 1/2। और देख रहे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 अविकल हैं। अर्थात उनकी संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 2 क्या 6 प्लस 3। तो इसमें क्या होंगे आपके 4। तो देख रहे हैं कि जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होगा इनमें कुल अविकलों की संख्या आपकी 4 होगी। और तीसरा हमारा है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में हमने पढ़ा था कि जो अविकल होंगे वह सिर्फ क्या होंगे, कोनों के अतिरिक्त इसके एक अविकल केंद्र में स्थित होगा। तो कोनों पर कितने अविकल होंगे, 8 अविकल क्या होंगे, कोनों पर स्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके कोनों पर स्थित हो जाएंगे। और एक अविकल क्या होगा, इसके मध्य में स्थित होगा। तो हमने बताया कि जो केंद्र में स्थित अविकल होता है वह किसी के साथ सहभागित नहीं होता है, अर्थात उसकी सहभागिता सिर्फ 1 होती है। तो अब कोनों पर स्थित अविकल की सहभागिता 1/8। तो कोनों के लिए कितना हो जाएगा, 1/8। और कोनों कितने अविकल हैं, 8 अविकल हैं। तो कितना आ जाएगा इसकी संख्या 8। और जो एक यह अविकल है यह किसी के साथ सहभागित नहीं हो रहा है, अर्थात इसकी संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो +1। तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2। तो कहा जाता है जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका होंगे इनमें कुल अविकलों की संख्या 2 होगी। कुल अविकलों की संख्या आपकी 2 होगी। तो हम इनके आधार पर क्या करते हैं, कोई अगर क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल में एक अविकल क्या करता है, जितना बड़ा क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का जितना स्थान ग्रहण करता है उस स्थान को हम ज्ञात करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। तो हम आइए देखते हैं संकुलन क्षमता होता क्या है। तो अगला आइडिंग हमारा है संकुलन क्षमता। अगला आइडिंग हमारा संकुलन क्षमता। तो देखिए संकुलन क्षमता को हम पहले परिभाषित करते हैं। तो संकुलन क्षमता को हम समझने का प्रयास करें। तो अगर हमने इस प्रकार से क्रिस्टल लिए, इस प्रकार से हमने क्रिस्टल को ले लिया। अब क्रिस्टल को लिए तो क्रिस्टल में अविकल होते हैं। तो मान लेते हैं इस प्रकार से जो अविकल व्यवस्थित हो जाएंगे इस प्रकार से।
कोनों पे स्थित हो गए। फिर क्या होंगे, आपके फलक पर भी स्थित होंगे। इस प्रकार हो गया अविकल। अब देखिए, अगर इस क्रिस्टल में से कोई एक अवयवी कण, या जो एक अवयवी कण है, उस पूरे क्रिस्टल का जितना भाग ग्रहण करेगा, यह एक अवयवी कण, इसमें से कोई एक अवयवी कण लीजिए, यहाँ वाला लीजिए, यह लीजिए, चाहे यह लीजिए, चाहे इसमें से कोई लीजिए। अगर यह एक अवयवी कण इस पूरे क्रिस्टल का जितना भाग ग्रहण करता है, उसको हम संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात किसी क्रिस्टल में एक अवयवी कण द्वारा किसी क्रिस्टल आयतन का जितना भाग ग्रहण करता है, उसको हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है हमारा, अब इसको लिखना चाहें तो संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन। अब यह जो अवयवी कण है, जो आयतन ग्रहण कर रहा है, उसका आयतन है, बटे क्या आ जाएगा, क्रिस्टल का आयतन, अर्थात जो हमारा संपूर्ण क्रिस्टल है, अर्थात संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन। अब देखिए, अगर हमने क्रिस्टल बनाए थे तो क्रिस्टल में हमने जो अवयवी कण ले रहे थे वो हमने गोला आकार लिया था। इस प्रकार हमने गोला के आकार लिए थे। तो जो अवयवी कण होगा वो गोला होगा, अर्थात क्या होगा, गोले का आयतन और क्या होगा, संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन। तो अगर हम क्रिस्टल की आयतन की बात करें तो जो घन होते हैं उसकी जो प्रत्येक भुजा होती है वह आपस में बराबर होती है। अगर इसमें से हम कोई भी भुजा लें तो वह आपस में बराबर होती है। तो जो घन का आयतन होता है, क्रिस्टल को हमने घन के रूप में लिया है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो अगर मान लेते हैं इसकी भुजा क्या हो, ए हो, और जो अवयवी कण लिया वो आपका क्या हो, गोला हो, तो इसका हो जाएगा संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कण का गोले का आयतन हो जाएगा बटे क्रिस्टल का आयतन। तो क्रिस्टल का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब, तो हो जाएगा गोले का आयतन बटे, तो क्रिस्टल का आयतन मतलब क्या होगा, आपका भुजा की हो जाएगा, भुजा कितनी आपकी ए है, तो हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन। अब देखिए, जो गोले का आयतन होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हो जाएगा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और जो घन का आयतन है, तो घन का हमने भुजा लिया है ए, तो ए का क्या हो जाएगा, यह क्यूब हो जाएगा बटे ए क्यूब, अर्थात यह क्या हो जाएगा, आपका संकुलन क्षमता हो जाएगी। और इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। तो संकुलन क्षमता 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब, यह आपकी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता होती है। तो हम आइए देखते हैं संकुलन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अगर हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे तो क्रिस्टल का ही ज्ञात करेंगे। तो क्रिस्टल को हमने दो प्रकार से पढ़ा है, आपका सरल घड़ी एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। तो आइए हम ज्ञात करते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, तो हमारा इसमें पहला है सरल घन, या इसे कहते हैं आद्य के लिए संकुलन क्षमता। तो इसमें सरल घन के लिए या फिर आद्य के लिए हमको संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। तो सरल घन को हमने पढ़ा था, आपका इस प्रकार से सरल घन होते हैं। इस प्रकार से आपके सरल घन होंगे, और सरल घन के क्या होते हैं, कोनों पर ही अवयवी कण स्थित होते हैं।
के कोनों पर अविकर्ण स्थित होंगे। अगर इसमें से हम कोई एक फलक ले लें, मान लेते हैं यह फलक हमने ले लिया, तो देख रहे हैं इसमें क्या फलक अविकर्ण थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, परंतु यह जो अविकर्ण होते हैं ये अविकर्ण आपस में जुड़े रहते हैं। अर्थात इसमें से हम ये फलक इस फलक को ले लें, ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक फलक है, तो इस फलक को अगर हम इसको इस प्रकार बना दें, इस प्रकार बनाए, तो अब देखिए इसमें 4 अविकर्ण, 1 2 3 और 4, और चारों अविकर्ण क्या होंगे आपस में जुड़े रहेंगे। तो आपके जो भी अविकर्ण होंगे आपके इस प्रकार से होंगे। इस प्रकार से आपके अविकर्ण होंगे। तो देख रहे हैं कि अविकर्ण आपके इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए, और हम जानते हैं इसकी जो लंबाई होती है वह ए होती है। यह आपकी लंबाई कितनी होगी, यह आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका ये होगा। अब देखते हैं हमने जो गोला लिया है, अर्थात गोले का यह केंद्र होगा और यहाँ भी गोले का केंद्र होगा। तो गोले के केंद्र से इसके परिधि तक की दूरी क्या होती है, वह त्रिज्या होती है। तो अगर यह आर होगा तो यह भी आर होगा। तो हम देख रहे हैं कि ए बराबर आपका कितना है, 2r है। यह इतनी दूरी कितनी है, आपका ए है, और इसमें क्या है 2r है, तो ए बराबर आपका 2r होगा। अगर हम इसके लिए संकुलन क्षमता ज्ञात करें, तो सरल घन के लिए संकुलन क्षमता, सरल घन के लिए संकुलन क्षमता बराबर सरल घन के लिए संकुलन क्षमता। तो अब देखते हैं सरल घन में कुल अविकरणों की संख्या 1 होती है, कुल अविकरणों की संख्या 1 होती है। अर्थात क्या होगा, एक अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल का आयतन बटे क्रिस्टल का आयतन। अब देखिए अविकर्ण जो हमने लिया हुआ गोला लिया है, तो गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब बटे आपका क्रिस्टल का आयतन 1 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हम इसके द्वारा अगर हम इसको ये समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 द्वारा ए बराबर आपका 2r है। अब ए बराबर 2r हम क्या करें, इसमें रख दें, तो हमको मिलेगा क्या, 4/3 पाई r क्यूब बटे 2r का क्यूब, 2r का क्यूब मतलब 8r क्यूब हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहे तो 8r क्यूब लिख सकते हैं, 8r क्यूब। अब देखिए यहाँ से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना 4/24 पाई, तो हो जाएगा 4 24। तो अगर इसको पूरा को लिखना चाहें तो पाई/6 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं पाई/6, जहाँ पाई का मान होता है 3.141, 3.414 बटे आपका कितना 6 हो जाएगा। अगर इसको हम भाग दें तो हो जाएगा 6×5 या फिर 0.54, और इसको सॉल्व करें तो 0.54 आएगा। अगर इसके लिए हम प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालें, तो प्रतिशत संकुलन क्षमता हम क्या करते हैं, जो हमको संकुलन क्षमता प्राप्त हुआ है इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत संकुलन क्षमता आ जाएगा। अतः प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर 100 गुणे संकुलन क्षमता, 100 गुणे संकुलन क्षमता का मान कितना आया है 0.54, आपका आ जाएगा 0.54, अर्थात प्रतिशत संकुलन क्षमता कितना आएगा 54%। तो इसके बाद बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।